हेलो दोस्तों, मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रीजनिंग लैब बाय दीपक सर चैनल पे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी वोकैब क्लास सिनोनिम्स के साथ। कैसे हो भाई सभी के सभी, एक बार बताओ सारे के सारे। पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो कि नहीं वोकैब की क्लासेस के। और ग्रामर की क्लास तो अपनी रात को 9 बजे चलती ही है, सभी की सभी बच्चे उसको अटेंड कर ही रहे होंगे। आई थिंक आज सिनोनिम से स्टार्ट करने से पहले अपन इडियम फ्रेजेस से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था ना कि सिनोनिम एंटोनिम तो हम डेली के तीन डिस्कस करेंगे ही करेंगे। इसके साथ जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जो इडियम फ्रेजेस हैं ये हम अल्टरनेट डेज पे क्या करेंगे, यानी एक दिन हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और दूसरे दिन इडियम फ्रेजेस, एंड दिस साइकिल विल गो ऑन। चलो इडियम फ्रेज स्टार्ट करते हैं। पहला इडियम देखते हैं हम क्या है। पहला इडियम क्या है, विजिबल है ना, यस। ही इज अंडर अ क्लाउड दीज डेज, है ना। तो हमें अंडर अ क्लाउड एक इडियम है ना, इडियमेटिक एक इडियम है और इसका हमें मीनिंग बताना है। तो अंडर अ क्लाउड का मीनिंग होता है गाइज अंडर सस्पिशन। सस्पिशन भी आप ध्यान रख लीजिएगा, इसका मीनिंग होता है संदेह। बोलते हैं ना कि ही इज अंडर अ क्लाउड। मान लो कि मतलब आप पे हर कोई शक कर रहा है, मान लो नहीं, अंडर अ क्लाउड का मीनिंग होता है अंडर सस्पिशन, मीन्स संदेह, यानी संदेह के दायरे में। यानी आपने कुछ ऐसा कर दिया उसके बाद से सभी लोग आप पे संदेह कर रहे हैं कि यार ये कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ कर सकता है। तो अंडर अ क्लाउड का मीनिंग होता है संदेह, यानी संदेह के दायरे में, संदेह के घेरे में। सभी मतलब आपकी जो सिचुएशन है या फिर आपकी स्थिति है, आपके बारे में सभी लोग डाउट कर रहे हैं, यानी ये कुछ भी आदमी गड़बड़ कर सकता है। तो इसका मीनिंग ये नहीं होता। अच्छा, ये सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं। एक्सपीरियंस क्लाउडी वेदर, यानी क्लाउडी वेदर को एक्सपीरियंस करना, ये नहीं होता। इंजॉइंग फेवरेबल लक मीन्स आपका लक साथ दे रहा है, तो ये भी नहीं है। अंडर ऑब्जर्वेशन मीन्स यानी आपको ऑब्जर्वेशन के अंडर हो, यानी आप पे ऑब्जर्व किया जा रहा है, आपको कॉन्स्टेंटली आप कहां जा रहे हो, आप कहां मूव कर रहे हो, तो ये भी नहीं है। अंडर अ क्लाउड का मीनिंग होता है अंडर सस्पिशन, यानी संदेह के दायरे में, संदेह के घेरे में। तो ये था आज का हमारा पहला इडियम। चलते हैं हम सेकंड इडियम पे। ये सारे के सारे पीवाईक्यू, ध्यान रखना, एसएससी के पीवाईक्यू हैं, एग्जाम्स के, मैं अपनी तरफ से नहीं लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो वी हैव अपील्ड टू हिम अगेन एंड अगेन। अपील मीन्स रिक्वेस्ट करना, है ना। तो वी हैव रिक्वेस्टेड हिम अगेन एंड अगेन, हमने बार बार उससे रिक्वेस्ट की। देयर इज नो यूज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स नाउ, ठीक है। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, तो ये एक इडियम होता है अपना, फ्लॉग अ डेड हॉर्स नाउ मीन्स इसका मीनिंग हो गया टू वेस्ट एफर्ट्स ऑन समथिंग, ठीक है, व्हेन देयर इज नो चांस ऑफ सक्सीडिंग, यानी ऐसी चीज पर अपने एफर्ट्स वेस्ट करना जिसके सफल होने के क्या है, कोई चांस ही नहीं है, तो सक्सीडिंग। तो फ्लॉग एट डेड हॉर्स का मीनिंग क्या हो गया, टू वेस्ट एफर्ट्स ऑन समथिंग, ऐसी चीज पर अपने मतलब आप किसी चीज पे एफर्ट्स लगाए जा रहे हो और अल्टीमेटली पता है कि वी आर नॉट गोइंग टू रिसीव एनी फ्रूटफुल रिजल्ट, यानी एंड में हमें पता है कि इसका कोई अच्छा सा रिजल्ट मिलना तो है नहीं, ये जाके फेल ही होना है, फिर भी आप किए जा रहे हो उसको, तब उसका मीनिंग हो गया फ्लॉग एट डेड हॉर्स। यानी आप ऐसे काम किए जा रहे हो जिसका अल्टीमेटली यानी एंड में जाके रिजल्ट तो कुछ निकलना नहीं है, वो जाके फेलियर ही साबित होगा। तो इसका मीनिंग होगा रिपीटिंग आवर रिक्वेस्ट नहीं है, मेकिंग हिम सी रीजन नहीं है, बीटिंग अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश भी एक इडियम होता है। बीट अबाउट द बुश का मीनिंग होता है, ठीक है, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, यानी घुमा फिरा के जो लोग बात करते हैं ना, सीधे मुद्दे पे नहीं आते, वो होता है बीट अबाउट द बुश। ये भी एक इडियम होता है, लेकिन इसका क्या होगा, फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मीनिंग होता है वेस्ट टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स, यानी अपने टाइम लगाना, अपना टाइम वेस्ट करना और एनर्जी वेस्ट करना ऐसे काम में जो एंड में जाके जो फेलियर ही होना, यानी कोई रिजल्ट नहीं मिलना। तो अब चलते हैं अपन आज के अपने तीसरे इडियम में। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन एनीवन, लुक डाउन अपॉन समवन, ये एक इडियम होता है जिसका मीनिंग होता है रिगार्ड विद कॉन्टेम्प्ट। रिगार्ड मीन्स कंसिडर, यानी किसी पर्सन को कंसिडर करना, कॉन्टेम्प्ट यानी घृणा, ये भी याद कर लेना, ठीक है।
यानी किसी को नीचता की भावना से देखना कि या फिर किसी को इंफीरियोरिटी की फीलिंग से देखना कि यार ये तो मेरे से नीचा है, ये मेरे से कम है, मतलब मैं इससे ज्यादा सुपीरियर हूं, मैं ज्यादा इससे, तो मतलब रिगार्ड विद कॉन्टेम्प्ट मीन्स किसी को घृणा, कि तुच्छ नजरों से देखना, ये तो ऐसे ही है, हटाओ यार इसको, जाने दो यहां से, भगाओ इसको, इनका कोई वो नहीं है। तो लुक डाउन अपॉन समवन, यानी किसी चीज को, किसी पर्सन को नीचा दिखाना या फिर उसको घृणा की नजरों से देखना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिगार्ड विद कॉन्टेम्प्ट। बी इनडिफरेंट टू, यानी बी डिस्पैशनेट टू। डिस्पैशनेट ऐसे लोग होते हैं ना, कोई चाहे मरे चाहे कोई जिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अगर कोई मर रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई सक्सेस हो रहा है तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपना एकदम मौज में भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिनमें कोई फीलिंग ही नहीं है, तो ऐसे लोग होते हैं डिस्पैशनेट। हेट इंटेंसली मीन्स, हेट इंटेंसली का मीनिंग होता है स्ट्रांगली, यानी स्ट्रांगली हेट करना किसी को, तो वो भी नहीं है। सिंपैथाइज विद का तो पता ही है, किसी के साथ सिंपैथी, किसी को सिंपैथी देना। तो लुक डाउन अपॉन का मीनिंग होता है रिगार्ड विद कॉन्टेम्प्ट, यानी किसी को घृणा की भावना से देखना। नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं गाइस, आज के अपने चौथे इडियम पे, जो कि बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर, यानी उसके मिसबिहेवियर की वजह से ही इज बाउंड टू फेस द म्यूजिक। बाउंड टू मीन्स होना ही होना है हर हालत में। फेस द म्यूजिक, म्यूजिक को फेस करना, म्यूजिक को फेस करना मीन्स किसी को डांटना, ठीक है। इफ यू डोंट डू योर वर्क यू विल फेस द म्यूजिक, अगर आप अपना काम नहीं करोगे तो आप क्या है, म्यूजिक को फेस करोगे। तो यानी गेट रेप्रिमांडेड, यानी गेट स्कोल्डेड, यानी आपको कोई ना कोई डांटेगा, फटकारेगा। तो फेस द म्यूजिक मीन्स किसी को डांटना, फटकारना, ठीक है। तो रेप्रिमांड का मीनिंग क्या होता है, ध्यान रखना, ये एक वर्ब होती है रेप्रिमांड, ठीक है, और इसका मीनिंग सेम होता है स्कोल्ड करना, डांटना, ठीक है। गेट फिनिश नहीं है, खत्म हो जाना नहीं है। फील सॉरी भी नहीं है कि किसी चीज के लिए आप सॉरी फील करो। लिसन टू द म्यूजिक, गाना सुनना तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इडियम फ्रेजेस के लिटरेरी मीनिंग नहीं होते हैं, उसके मीनिंग कुछ और होते हैं, ठीक है। तो फेस द म्यूजिक का मीनिंग होता है किसी को डांटना, ठीक है। चलते हैं आज के अपन पांचवें इडियम पे, वो क्या है? द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री वॉज डिसरप्टेड ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स बिकॉज ऑफ। ऑन अकाउंट का मीनिंग क्या है? बिकॉज। ये एक प्रपोजिशन होता है, अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री वॉज डिसरप्टेड। डिसरप्टेड मीन्स उसको, मतलब जो चीज का अगर कोई सही तरीके से चल रही है ना, डिसऑर्डर हो जाना, ठीक है। डिसरप्टेड का मींस गॉट डिसऑर्डर्ड, ठीक है। जो काम चल रहा था ना वो अस्त व्यस्त हो गया, ठीक है, एक ऑर्डर में चल रहा था वो बिगड़ गया। क्यों, किस वजह से? बिकॉज ऑफ अ टोकन स्ट्राइक बाय द फैक्टर। अच्छा, यहां मैंने एक अंडरलाइन करना भूल गया हूं मैं। यहां पर ईडीएम है हमारा जो ईडीएम है यहां पर वो है अ टोकन स्ट्राइक। इसको ध्यान रख लेना, ये ईडीएम पूछा जा रहा है यहां पर, अ टोकन स्ट्राइक, है ना। क्योंकि जो फैक्ट्री का वर्किंग है वो डिसरप्ट हो गया, जो काम है वो डिसरप्ट हो गया, यानी अस्त व्यस्त हो गया। क्यों? क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पर चले गए, तो इस वजह से काम क्या है, डिसरप्ट हो गया। तो टोकन स्ट्राइक, अ टोकन स्ट्राइक बोलते हैं ना। अ टोकन स्ट्राइक का मींस ऐसी एक छोटी स्ट्राइक, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग, जो वार्निंग देने के लिए की जाती है कि समझ जाना, अगर हमारी बातें, हमारी मांगे नहीं करोगे तो हम बड़ी जो है स्ट्राइक भी कर देंगे, परमानेंट स्ट्राइक भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, यहां पर आपको कंफ्यूज कर सकता है, एक में दे देगा शॉर्ट स्ट्राइक, दूसरे में दे देगा परमानेंट स्ट्राइक। तो ध्यान रखना, टोकन स्ट्राइक का मीनिंग होता है एक छोटी स्ट्राइक जो सिर्फ और सिर्फ एक वार्निंग देने के लिए की जाती है मैनेजमेंट वगैरह को, या फिर जो हायर अथॉरिटीज हैं उनको। जैसे बोलते हैं ना, अपन बोलते हैं टोकन के मनी देना, टोकन मनी देना। तो यानी अपन देखो, अपन कोई चीज लेने जाते हैं दुकान वगैरह पे, ठीक है, तो अपन टोकन मनी देते हैं, हल्का, मतलब टोकन मीन्स थोड़ा सा कुछ पैसा देते हैं, बाकी बाद में देते हैं। तो टोकन स्ट्राइक मीन्स मतलब अभी तो बस एक ये इशारा है, बस ये थोड़ा सा इशारा है, समझ जाओ, नहीं मानोगे तो हम बाद में लंबी स्ट्राइक करेंगे। तो टोकन से समझ लेना, याद रह जाएगा आपके। चलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट इडियम पे। अच्छा, 5 पूरे हो गए, ठीक है। डेली हम 5 इडियम्स करा करेंगे, और 5 जो है सिनोनिम, 3 सिनोनिम 3 एंटोनिम, और इडियम फ्रेजेस और जो वन वर्ड्स हैं हम ये अल्टरनेट डेज में किया करेंगे। तो आ जाओ गाइज, अब अपन चलते हैं अपने सिनोनिम से, आ जाते हैं सिनोनिम्स। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सिनोनिम्स का मीनिंग होता है सेम मीनिंग, यानी ऐसे वर्ड जिनके सेम मीनिंग्स हो उनको हम बोलते हैं सिनोनिम्स। तो अपना पहला वर्ड है अक्रू,
ACCRUE, अक्रू क्या है? एक वर्ब है। कैसे पता चला सर? मैंने क्या बताया हुआ है आपको, जिस वर्ड के आगे ed और ing लग जाए वो क्या होगा? वर्ब होगा। अक्रूड एक्सेप्ट हो रहा है, अक्रूइंग एक्सेप्ट हो रहा है, तो इट मींस एक वर्ब है। ये दो सेंस में यार ये चेंजेस क्यों नहीं हुए? इकट्ठा करना और जमा करना तो एक ही मीनिंग हो गया, दूसरा होता है बढ़ना, इंक्रीज। तो ये दो सेंस में यूज होता है, एक तो एक्यूमुलेट करना, गैदर करना, ठीक है। अमास का मीनिंग भी वही होता है, यानी जमा कर लेना, ठीक है। दूसरा ये जो यूज होता है वो यूज होता है बढ़ने के सेंस में, इंक्रीज के सेंस में। तो अक्रू के दो मीनिंग होते हैं, इकट्ठा करना, जमा करना एक ही बात है, ठीक है। दूसरा है बढ़ना, इंक्रीज करना। तो अक्यूमुलेट, अमास, गैदर, ये जो तीनों मीनिंग है, ये मीनिंग हो गए किसके? इकट्ठा करना और जमा करना के। तो अक्यूमुलेट का भी क्या होता है? इकट्ठा करना होता है, ठीक है। ही हैज अक्यूमुलेटेड टन्स ऑफ व्हीट, ठीक है, उसने अक्यूमुलेट कर लिए हैं व्हीट को। कोरोना वायरस में हमने देखा था ना कि लोगों ने दवाइयां अक्यूमुलेट कर ली थी, होर्ड कर ली थी, HOARD, तो उसका मीनिंग भी वही होता है। अमास का भी वही होता है। ही हैज अमास्ड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, अमास्ड मींस इकट्ठा कर लेना। गैदर का तो मीनिंग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इकट्ठा करना होता है, लेकिन दूसरा मीनिंग होता है उसका, वो होता है इंक्रीज, बढ़ना। ध्यान रखना, ये मीनिंग है अक्यूमुलेट, अमास, गैदर, इनका मीनिंग हो गया इकट्ठा करना, जमा करना, और इंक्रीज का मीनिंग हो गया बढ़ना। तो अक्रू जो है दो सेंस में यूज लिया जाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इंटरेस्ट विल अक्रू, तो ध्यान से देखोगे, इफ यू कीप योर मनी इन अ सेविंग अकाउंट, तो यानी जो इंटरेस्ट है, हमें पता है कि हम अपन जब सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं ना, तो बैंक हमें ब्याज देता है, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट है, जब जितना देर तक सेविंग अकाउंट में पड़ा रहेगा, तो उसी हिसाब से, उसी ड्यूरेशन के हिसाब से उसमें जो है पैसा बढ़ता जाता है। तो यहां पर क्या मीनिंग है आप देख सकते हो कि अक्रू का मीनिंग क्या है? यहां पर इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, यानी जमा करना है या बढ़ना है। यहां पर अक्रू का मीनिंग है इंक्रीज, यानी जो इंटरेस्ट मींस ब्याज, ब्याज जो है बढ़ेगा कब? अगर आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में, सेविंग्स होना चाहिए यहां, हाँ, सेविंग मत कर देना, गलत हो जाएगा, सेविंग्स राइट होता है। एरर आते हैं, बहुत एरर आए हैं, आते नहीं, बहुत एरर आए हैं सेविंग देके, ठीक है। क्यों होता है? नाउन में पढ़ेंगे। तो अक्रू के लिए क्या मीनिंग चाहिए हमें? इंक्रीज, तो यहां पर इंक्रीज का मीनिंग है। दूसरे में हम चलते हैं, ही हैज अक्रूड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब बताओ यहां पर अक्रूड का मीनिंग क्या है? इंक्रीज्ड है या फिर अक्यूमुलेटेड, गैदर्ड है? गैदर्ड है भाई। यहां पर क्या है? उसने अक्रू कर लिया है, अक्रू कर लिया, अरे व्हाट, क्या अक्रू कर लिया है, क्या जमा कर लिया है, क्या इकट्ठा कर लिया है? मिलियंस ऑफ डॉलर्स, यानी बहुत सारे जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो उसने इकट्ठा कर लिया है। तो यहां पर अक्रूड का मीनिंग क्या है? अक्यूमुलेट, अमास, गैदर्ड। तो मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूं, ज्यादा याद रहेगा। गैदर्ड यानी इकट्ठा करना, ठीक है गाइस। ये था अपना फर्स्ट सिनोनिम। अब चलते हैं अपने दूसरे सिनोनिम पे, एक्वेंट। ये भी एक वर्ब है। कैसे पता चला सर ये वर्ब है? क्यों? क्योंकि इसके आगे ed लगाओ, ठीक है, अक्वेंटेड, ing लगाओ, अक्वेंटिंग। इसके मीनिंग क्या होते हैं? परिचय कराना, ठीक है, फेमिलियराइज, ठीक है। दूसरा हो गया इंट्रोड्यूस, और तीसरा प्रेजेंट। ये सिनोनिम है, यानी जो अक्वेंट का मीनिंग है वही इन तीनों का भी मीनिंग है, ठीक है। फेमिलियराइज योरसेल्फ विद इंग्लिश, यानी अपनी से इंग्लिश को तुम अपने आप को इंग्लिश से जान पहचान करा लो, मींस फेमिलियर बन जाओ। तो एक्वेंट का मीनिंग भी वही है, परिचय करवाना, यानी इंट्रोड्यूस भी वही होता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद मोर वर्ड्स, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद दिस इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अपने आप को इंट्रोड्यूस मींस, यानी इसमें इतना आप लिख पढ़ लो कि तुम इससे फेमिलियर हो जाओ, जानने पहचानने लग जाओ वर्ड्स का क्या यूज है क्या नहीं है। प्रेजेंट का मीनिंग भी वही होता है। अभी प्रेजेंट के मैं डिफरेंट मीनिंग बताऊंगा, अभी देखते हैं। आई विल, ये है आई विल, ध्यान रखना ये विल है शॉर्ट फॉर्म में। आई विल एक्वेंट यू, एक्वेंट यू का मीनिंग क्या है? इंट्रोड्यूस यू, ठीक है, मैं आपकी परिचय करवाऊंगा। इंट्रोड्यूस मींस परिचय करवाना, परिचय करवाना, यानी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। किससे? हुम, यू से। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ये ग्रामर वाले बच्चों को आता होगा जो 9 PM की क्लास में आते हैं। यानी मैं अपनी मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, ठीक है, विद माई डॉटर व्हेन शी अराइव्स। यानी कोई पर्सन आया होगा तो उसके पिताजी क्या बोल रहे हैं कि मैं आपको अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, यानी अक्वेंट करवाऊंगा। आज से ये वर्ड्स यूज लेने स्टार्ट कर दो, तभी माइंड में चीजें जो है ज्यादा देर तक
बनी रहेंगी। तो एक्वेंट का मीनिंग यहाँ क्या है, इंट्रोड्यूस है, प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट भी लिख सकते हो, आई विल प्रेजेंट यू। ध्यान रखना ये प्रेजेंट क्या है, वो वाला प्रेजेंट नहीं है। मैं आपको प्रेजेंट के जो डिफरेंट मीनिंग है वो बता देता हूं क्या क्या होते हैं। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद प्रेजेंट सिचुएशन। अब ध्यान से देखना, क्या यहां प्रेजेंट का मीनिंग इंट्रोड्यूस करवाना है? नहीं, यहां पर प्रेजेंट का मीनिंग है करंट सिचुएशन। अरे कैसी सिचुएशन? करंट सिचुएशन, हाल फिलहाल जो चल रही है वो। तो ये एक नाउन है, ठीक है, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव यूज होता है। तो ध्यान रखना, जब ये एडजेक्टिव होता है तब इसका मीनिंग क्या होता है? करंट। और एक प्रेजेंट कौन सा आता है? सर मैं क्लास में प्रेजेंट हूं, वो वाला, वो भी एडजेक्टिव होता है, आई एम प्रेजेंट। अब समझ में आया? जो बचपन से बोलते आ रहे हो, मैं प्रेजेंट हूं, मैं एब्सेंट हूं, तो यहां भी प्रेजेंट का मीनिंग क्या है? उपस्थित। तो यहां पर इसका मीनिंग क्या है? उपस्थित। तो ध्यान रखना, प्रेजेंट के एडजेक्टिव होता है तब दो मीनिंग होते हैं, एक करंट सिचुएशन, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग इन प्रेजेंट सिचुएशन, तो सेम ही हो गया। और बताओ, कोई खुद से बना लेना, बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, आई एम प्रेजेंट, मैं उपस्थित हूं। ठीक है, तो जब एडजेक्टिव होता है तो प्रेजेंट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो उपस्थित और एक करंट सिचुएशन। लेकिन मैं दूसरा लिखूं, मैं लिखूं ही गेव मी अ प्रेजेंट। अब ध्यान से देखना, अब यहां पर ये प्रेजेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? अब प्रेजेंट यहां पर क्या है? नाउन है। कैसे पता चला? क्योंकि ये एक आर्टिकल यूज हुआ है, और आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए यूज होते हैं। तो अब देखना जरा, प्रेजेंट का यहां मीनिंग क्या है? प्रेजेंट का मीनिंग ना तो यहां पर करंट है, ना ही हमने जो पहले पढ़ा इंट्रोड्यूस करना है, यहां पर कुछ और ही है। उसने मुझे दिया, क्या दिया? अच्छा, दिया किसे दिया? मी। और क्या दिया? अ प्रेजेंट। तो यहां पर अ प्रेजेंट का मीनिंग है गिफ्ट। बोलते हैं ना कि यार मेरे लिए प्रेजेंट्स लेके आना, यानी मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आना, वेडिंग प्रेजेंट्स, ठीक है, बर्थडे प्रेजेंट्स, यानी प्रेजेंट का मीनिंग क्या होता है? गिफ्ट। तो जब नाउन होता है तब इसका मीनिंग होगा गिफ्ट, जब एडजेक्टिव होगा तब इसका मीनिंग दो होंगे, या तो करंट या फिर उपस्थित। अच्छा, जब वर्ब होगी तब इसका मीनिंग क्या होगा? इंट्रोड्यूस कराना। तो मैं भी वो तीसरा वाला भी आपको बता देता हूं, आई विल। ये सारी मीनिंग से हमें पता कैसे चलेगा? सेंटेंस को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। आई विल प्रेजेंट माई फादर टू यू। अब यहां पर मैं प्रेजेंट करूंगा, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इंट्रोड्यूस। मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, किसे इंट्रोड्यूस करूंगा? मेरे फादर को। और किससे वो इंट्रोड्यूस, परिचय करवाऊंगा? तुम्हारे से। तो देख सकते हो मैंने क्या पढ़ाया था, ये है कि ये क्या है? मॉडल। और मॉडल के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब फर्स्ट आती है। तो यानी ये प्रूव हो गया कि ये वर्ब है, और जब प्रेजेंट वर्ब होती है तब इसका मीनिंग होता है इंट्रोड्यूस करवाना, परिचय करवाना। तो प्रेजेंट के जिस पार्ट ऑफ स्पीच में जो मीनिंग होते हैं वो मैंने आपको सारे मीनिंग्स बता दिए। नोट्स बनाते रहो, ये क्लोज टेस्ट वगैरह में ये चीजें बहुत काम आती है, इसलिए क्लोज टेस्ट नहीं हो पाते बच्चों से, क्योंकि वो एक वर्ड के जो डिफरेंट मीनिंग होते हैं वो समझ नहीं पाते कि प्रेजेंट का मीनिंग कब उपस्थित है, कब गिफ्ट है, ठीक है, कब करंट है ना। करंट मीन्स जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको बोलते हैं। अगला सिनोनिम है अपना एक्यूमेन, अंतर्दृष्टि या फिर समझ। अगर इंग्लिश में बोलोगे, हमें सिनोनिम निकालने हैं, इसके ध्यान रखना। अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, या फिर इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। यानी अगर किसी पर्सन को कोई चीज की समझ है ना, तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी को क्या है? बिजनेस एक्यूमेन है, इनको यूज करो। ठीक है, मेरे लिए क्या बोलोगे? सर को इंग्लिश एक्यूमेन है। अगर आपको मैथ्स की नॉलेज है तो क्या बोलोगे? मैथ्स एक्यूमेन है। यानी किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में अगर किसी पर्सन को समझ है किसी चीज की, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एक्यूमेन। ठीक है, तो सगैसिटी, इसी का एक एडजेक्टिव फॉर्म भी होती है, सगैसियस। क्या बोलते हैं? यार वो बंदा कैसा है? सगैसियस है, यानी इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है।
तो सगैसिटी का मीनिंग क्या हो गया? बुद्धिमानी हो गया, जिसके पास समझ है तो वो बुद्धिमानी होते हैं। श्रीवडनेस, ये भी श्रीवड इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है, श्रीवडनेस ये नाउन फॉर्म है। तो श्रीवडनेस भी वही होता है, समझ, अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये थोड़ा नेगेटिव मीनिंग में यूज किया जाता है। श्रीवड जो समझ तो होती है उनमें, लेकिन वो चालाक जिसे कहते हैं ना, जो दूसरों का फायदा उठा लेते हैं अपने दिमाग के बेसिस पर। कईयों में तो दिमाग ही नहीं होता, तो जिनमें दिमाग होता है अगर उसको नेगेटिव वे में यूज ले लें तो उसको श्रीवड बोलते हैं। यार ये लेडी बहुत श्रीवड है, यानी जो दूसरों को दिमाग से तो तेज है तभी तो बेवकूफ बना रही है। बेवकूफ को मतलब बेवकूफ आदमी तो दूसरे आदमी को बेवकूफ बना नहीं सकता, तेज ही बना सकता है। तो श्रीवड का मीनिंग है तो श्री, जो इंटेलिजेंट है, जिसको समझ है, लेकिन वो उस समझ को नेगेटिव अगर वे में यूज लेने लग जाए तो उसको श्रीवड बोलने लग जाते हैं, श्रीवडनेस बोलने लग जाते हैं। प्रिस्पिकैसिटी, ये भी ध्यान रखना, ये बना है प्रिस्पिक्वस वर्ड एडजेक्टिव से। तो प्रिस्पिकैसिटी का मीनिंग भी वही होता है, समझ, इंटेलिजेंस। आ जाओ यहां पर, सी हैज कंसिडरेबल बिजनेस एक्यूमेन। कंसिडरेबल मीन्स अ लॉट ऑफ, यानी उसके पास काफी सारा बिजनेस एक्यूमेन है, यानी उसे बिजनेस की समझ है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस होता है, किस बेसिस पे बिजनेस को एक्सपैंड किया जा सकता है। तो ऐसे आदमी को हम क्या बोलेंगे, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? एक्यूमेन है, यानी बिजनेस एक्यूमेन है। 3 हमारे सिनोनिम खत्म हो गए हैं। अब अपन मूव करते हैं अपने एंटोनिम्स। एंटोनिम्स होते हैं हमारे ऐसे वर्ड्स जिसके मीनिंग ऑपोजिट हो, यानी उल्टे हो। जैसे कोल्ड का हॉट देख ही सकते हो आप। चलो आ जाओ, अगले क्या है? मेटिकुलस। मेटिकुलस का मीनिंग होता है, हिंदी में तो ध्यान रख लेना, इंग्लिश में मैं बता देता हूं सावधानी पूर्वक, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में सीखनी बहुत जरूरी भाई। मेटिकुलस यानी केयरफुल, यानी जो हर चीज को, मेटिकुलस मींस मेटिकुलस वर्क, यानी जिसपे आप बहुत ज्यादा अटेंशन पे करते हो, ठीक है, अटेंशन पे करते हो, जिसपे एफर्ट्स लगाते हो, छोटी से छोटी चीज पे कि यार ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे होनी चाहिए, ये वैसे होनी चाहिए। तो आप ध्यान लगाते हो ना, कि ध्यान एकदम ध्यान से किसी चीज को करना और एफर्ट्स के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे? मेटिकुलस, यानी केयरफुल समथिंग डन विद केयरफुलनेस विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? एंटोनिम। कोई अगर काम केयरफुल, सावधानी पूर्वक कर रहे हो, तो उसका ऑपोजिट तो ये हो जाएगा केयरलेस, जिसमें आपने सावधानी नहीं बरती हो। तो केयरलेस तो सिंपल सा दिख रहा है, केयरफुल का ऑपोजिट केयरलेसनेस। स्लोपी भी बोलते हैं, यार वो कैसा पर्सन है? स्लोपी पर्सन है भाई, स्लोपी पर्सन मतलब जिसका कोई अता पता, जिसको कोई सुध ही ना हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जाने दो, जो मन में आ रहा है वैसे कर दे रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई काम ध्यान से नहीं कर रहा, मन में आया तो वैसे कर दिया, छोड़ दिया, तो कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहा, ध्यान नहीं दे रहा, तो उसको क्या बोलते हैं? स्लोपी। लैकेडेसिकल भी वही होता है भाई, लैकेडेसिकल पर्सन, ढीला ढाला, कोई मतलब नहीं है। देखो, जिसमें एनर्जी होती है वही तो ध्यान से करता है। लैकेडेसिकल मींस जिसका कोई लेना देना नहीं है, बस जैसे आया मन में आया कैजुअली कर दिया, है ना। नेग्लिजेंट बोल सकते हैं, यानी इसका ऑपोजिट। केयरफुल के ऑपोजिट क्या हो गए? ये सारे के सारे ऑपोजिट हो गए, केयरलेस, स्लोपी, लैकेडेसिकल, नेग्लिजेंट। अगर आप कोई काम ध्यान से कर रहे हो तो केयरफुल है, ध्यान से नहीं दे रहे हो नेग्लिजेंट है, मींस जो अपने काम पे सावधानी नहीं बरत रहा। आ जाओ, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे। मैनी आवर्स ऑफ मेटिकुलस प्रिपरेशन। अरे व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन? कैसी प्रिपरेशन? मेटिकुलस प्रिपरेशन। तो यहां मेटिकुलस का मतलब क्या है? केयरफुल प्रिपरेशन। हैव गॉन इनटू राइटिंग द बुक, ठीक है, बुक लिखने में, ठीक है, हैव गॉन जा चुके हैं, ठीक है, बहुत सारी केयरफुल प्रिपरेशन, यानी उसने कई घंटे दे दिए एकदम चीज को ध्यान देखने में, यानी ऐसने ऐसी प्रिपरेशन करी है एकदम ध्यान से, केयरफुली, किस पेज पे क्या लिखना चाहिए, पेज के वर्ड्स कितने होने चाहिए, है ना, पेज की ओवरऑल पेजेस कितने होने चाहिए, पेज का जो फ्रंट पेज है वो कैसा होना चाहिए, लास्ट पेज कैसा होना चाहिए। तो बुक लिखने में बहुत सारे केयरफुल प्रिपरेशन में बहुत सारे घंटे गए हैं, ये मीनिंग है। अगला जाओ, योर वर्क इज स्लोपी, या फिर लिख सकते हो यू आर स्लोपी। तो बात एक ही है, मीन्स तुम केयरलेस हो, यानी स्लोपी का मीन्स तुम्हारा वर्क कैसा है? केयरलेस है। केयरलेस मीन्स इन विच एफर्ट्स और अटेंशन हैज नॉट बीन पुट इनटू, यानी ऐसे वर्क या फिर काम जिसके अंदर एफर्ट्स और मेहनत, सॉरी एफर्ट्स और अटेंशन यानी केयरफुलनेस नहीं पुट करी गई हो। अगला मीनिंग है द फूड वॉज नॉट बैड, फूड बुरा नहीं था, बट द सर्विस वॉज लैकेडेसिकल, फूड तो सही था, अच्छा था, लेकिन सर्विस लैकेडेसिकल थी, मीन्स मतलब अच्छी नहीं थी, जिसके अंदर कोई ध्यान नहीं दिया गया, ऐसे रखा जाके रख दिया, ठीक है, ये लो पास कर दिया, ये कर दिया,
ठीक है, यानी एकदम चीज को ध्यान से, एनर्जी के साथ नहीं किया गया, एफर्ट्स के साथ नहीं किया गया, ध्यान से नहीं किया गया, जैसे मन में आया वैसे पकड़ा दिया। हम अगर किसी के, जब हमने देखा होगा अच्छे होटल्स में, अगर हमारे सामने जो वेटर्स हैं, जो सर्विस लोग देते हैं, वो कितना आपने देखा हो, एक तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज, सर ये लीजिए, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है अपने कस्टमर के सामने, उनको पता होता है। कुछ क्या होते हैं, सामने लाके पकड़ा दिया देसी आदमी की तरह, ठीक है। तो ऐसे आदमी को हम क्या बोल देंगे, लैकेडेसिकल, जो यानी अपने काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ठीक है गाइस, अब अपन चलते हैं तीसरे अपने एंटोनिम में, डिम। ठीक है, डिम के भी दो मीनिंग होते हैं। अगर आप पर्सन के लिए यूज में ले रहे हो, यानी किसी व्यक्ति को डिम कह रहे हो, तो उसका मीनिंग है मंदबुद्धि, यानी अ पर्सन हु इज नॉट इंटेलिजेंट, यानी ऐसा आदमी जो इंटेलिजेंट नहीं है, बुद्धि से जिसके अंदर एक्यूमेन नहीं है, लो आ गया ना, तो उसको क्या बोलेंगे, डिम। अच्छा, अगर डिम एनवायरमेंट वगैरह के लिए यूज, लाइट के लिए यूज में ली जा रही है, रोशनी के लिए यूज में ली जा रही है, तो उसका मीनिंग हो गया धुंधला। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट कौन से हो गए, देखो, जो ये ब्राइट और इंटेलिजेंट है ना, ये दोनों वर्ड इसके ऑपोजिट हो सकते हैं। क्यों, अपन बोलते हैं ना, अरे कैसा स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट, तो ब्राइट जो है पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है, और ब्राइट वर्ड ऐसा है लाइट के लिए भी यूज हो सकता है। बोलते हैं ना, यार लाइट बहुत ब्राइट है, यानी चमक रही है, तो धुंधले का ऑपोजिट भी ब्राइट हो सकता है, और मंद बुद्धि का भी ऑपोजिट ब्राइट हो सकता है ना। मंद बुद्धि का ऑपोजिट इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन धुंधले का ऑपोजिट इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मंद बुद्धि पर्सन के लिए यूज होने वाला वर्ड है, लेकिन इंटेलिजेंट भी उसका ऑपोजिट है और पर्सन के लिए यूज होता है, लेकिन धुंधला पर्सन के लिए यूज नहीं होता, पर धुंधला थिंग्स के लिए यूज होता है। तो इसके एंटोनिम यही होंगे, ब्राइट, ल्यूमिनस और शाइनिंग। धुंधला यानी जिसमें डिम हो, लाइट डिम हो, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जिसमें लाइट बहुत ज्यादा हो, तेज हो, चमक हो, तो ब्राइट बोल सकते हैं। ल्यूमिनस बोल सकते हैं, यार व्हाट अ ल्यूमिनस, ठीक है, कितना चमक रहा है। ठीक है, शाइनिंग तो यानी चमक रहा है। लेकिन ध्यान रखना, मंद बुद्धि के ऑपोजिट दो हो सकते हैं यहां पर, इसके अलावा भी बहुत हो सकते हैं, मैं जो लिख के लाया हूं उनमें से बता रहा हूं। ठीक है, मंद बुद्धि का दो एंटोनिम हो सकते हैं। ब्राइट बोलते हैं ना, ही इज अ डिम पर्सन, या फिर इतना लिख लो, ही इज डिम, यानी वो मंद बुद्धि है। इसका ऑपोजिट क्या कहेंगे, ही इज ब्राइट, यानी वो ब्राइट है। बोलते हैं ना, ब्राइट स्टूडेंट है भाई, ये ब्राइट, यानी जिसके अंदर बुद्धि हो, थोड़ी अकल हो, कॉमन सेंस हो, यानी इंटेलिजेंट हो। तो मंद बुद्धि के तो दो एंटोनिम लिख सकते हैं हम, ब्राइट भी लिख सकते हैं और इंटेलिजेंट भी लिख सकते हैं। और धुंधले के जो ऑपोजिट है, ब्राइट तो यूज कर ही सकते हैं, ल्यूमिनस भी कर सकते हैं, शाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट मत यूज कर देना। अब ये कैसा पता चलेगा सर, कहां पर डिम का मीनिंग मंद बुद्धि है और कहां पर धुंधला, ये तो आप सेंटेंस पढ़ के पता लग ही जाएगा, बहुत ईजी है ये चीज। तो जैसे मैं बोलूं, ऑल्स आईसाइट यानी नजर, जो उल्लू की नजर है, इज गुड इन डिम लाइट, वो अच्छी है, कब है, डिम लाइट में। हम सबको पता है कि उल्लू रोशनी में नहीं देख सकता, उल्लू अंधेरे में देख सकता है, जब धुंधला हो या फिर जब रोशनी इतनी तेज ना हो। तो यहां पर लाइट है, अब लाइट के अगर आपको पूछ लिया, ये सेंटेंस दिया है और इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको एंटोनिम बताने, तो अब इसके एंटोनिम आप ब्राइट बता दोगे, ल्यूमिनस बता दोगे, शाइनिंग बता दोगे, लेकिन इंटेलिजेंट नहीं लिखोगे। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि लाइट के लिए डिम यूज होता है, ब्राइट यूज कर सकते हैं, ल्यूमिनस यूज कर सकते हैं, शाइनिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन लाइट इंटेलिजेंट थोड़ी ना होती है। अच्छा, मैंने ये लिख दिया यहां पर, ही इज डिम, ठीक है। अब हमें पता है यहां पर डिम का मीनिंग क्या है, मंद बुद्धि है, तो इसका ऑपोजिट आप ब्राइट तो लिख सकते हो, ठीक है, और इंटेलिजेंट लिख सकते हो, ल्यूमिनस और शाइनिंग नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका ये पर्सन के लिए यूज नहीं होते, ये थिंग्स के लिए यूज होते हैं। तो गाइज आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब है 3 एंटोनिम हमने कर लिए, चाहो तो ये भी कर लेते हैं। बोल्ड का मीनिंग क्या होता है, साहसी। बोल्ड का मीनिंग होता है ब्रेव, ठीक है, करेजियस, यानी साहसी, जो डरता ना हो। तो उसका ऑपोजिट क्या हो गया, कोवर्डली, बहुत यूज आता है भाई, ये ग्रामर में भी इसके बेसिस पे बहुत एरर आते हैं। कोवर्डली एडजेक्टिव होता है, कैसे, क्योंकि बोल्ड भी एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव के सिनोनिम एडजेक्टिव और नाउन के सिनोनिम नाउन, ये भी ध्यान रखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, टिमिड का मीनिंग भी वही होता है, डरपोक, इन सारों का मीनिंग वही है। पुसिलैनिमस, ठीक है, टिमरस, इन सब का मीनिंग एक ही है, डरपोक। और ये सारे के सारे ऑपोजिट हो गए, क्यों, क्योंकि अगर ऊपर वाले का मीनिंग क्या है, बहादुर है, तो हमें पता है बहादुर का जो एंटोनिम है वो डरपोक ही होगा, सिंपल सी, उसका उल्टा क्या होगा, डरपोक ही होगा। तो इन सब का मीनिंग यही है, कोवार्डली का मीनिंग भी डरपोक, टिमिड, ही इज टिमिड पर्सन, वो कैसा पर्सन है, टिमिड पर्सन है। क्या बोलोगे आपसे, ये नहीं बोलोगे जैसे डरपोक का क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल कॉमन वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा, ही इज, कोवर्डली तो खैर बोल देते हैं, कोवर्डली पर्सन,
लेकिन टिमिड बोलना आज के बाद, यार वो टिमिड बंदा है, वो पुसिलैनिमस बंदा है, वो टिमरस बंदा है, यानी जो ऐसा जो जल्दी डर जाता है, यानी चिकन हार्टेड, यानी जल्दी डर जाने वाला व्यक्ति। तो गाइज ये थी अपनी वोकैब की क्लास, और रात आई थिंक सभी पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स नहीं बनाओगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू नहीं समझोगे तो आप भूल जाओगे, इसलिए नोट्स बनाते रहो और एग्जाम्पल्स के साथ चीज़ों को पढ़ो, तभी आपको जो एक वर्ड के जो डिफरेंट मीनिंग होते हैं वो उन्हीं से समझ में आएगा। और रात को जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं बता दूं, इवनिंग में 9 PM पे मेरी ग्रामर की क्लास होती है। जो बच्चे नए हैं भाई वो पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करें और पार्ट 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट करना, उसके बाद आपका इस लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बन जाएगा। आप खुद देखना, ये बात खुद आके मुझे कमेंट में करोगे, सर मेरा अब इंग्लिश में इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन पार्ट 1 से पार्ट 7 की कैसे भी करके अपना मन रोक के वो पार्ट 1 to पार्ट 7 कंप्लीट कर देना बस। ये तो चलिए गाइज, ये था अपना वोकैब सेक्शन। अगर आप कमेंट करेंगे कि सर वर्ड्स की लिमिट बढ़ाओ, तो मैं वर्ड्स की लिमिट बढ़ा दूंगा भाई, वर्ड मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी अपने बच्चे नए हैं तो ज़्यादा उनकी अभी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, थोड़ा फेमिलियर होने में लैंग्वेज से टाइम लगेगा। अगर आप कहोगे कि सर वर्ड्स की लिमिट बढ़ाओ तो भाई मैं बढ़ा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। तो चलिए गाइज चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी का, थैंक यू।